दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वीडियो का री एग्ज़ाम कराया जा रहा है कल 26 तारीख को और आज 27 तारीख को ये होने वाला है। तो कल मैंने आपके साथ फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का जीएस के क्वेश्चन आंसर शेयर किए थे। दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं लगातार वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, पर फिर भी मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आपके लिए कर रही हूँ और मैं सही सटीक जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। तो हम डिस्कस करते हैं कल के ही एग्ज़ाम के हिंदी के क्वेश्चंस को। दोस्तों, हिंदी का पेपर बहुत ही सरल आया था। अगर किसी ने भी हिंदी थोड़ी अच्छे से पढ़ रखी होगी तो वो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रश्नोत्तर। तो हिंदी का पहला प्रश्न था, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग सभी को पता होगा, ठठेरिन है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत का अर्थ है, ये कहावत हम लोग अक्सर घर में भी बोलते रहते हैं। इसका अर्थ होता है ज़बरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का शुद्ध रूप चयन कीजिए। तो सही वाक्य है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, ये मुहावरा हम कक्षा 3 से सीखते आ रहे हैं। इसका अर्थ होता है अति प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। तो विकल्प नंबर ए था, सभी विकल्प के जो सभी शब्द हैं वो तद्भव हैं। छेकड़ा, काजल और खेत। तिथि का बहुवचन, ये तो बहुत छोटा बच्चा भी बता देगा। तिथि का बहुवचन होता है तिथियां। घर का भेदी लंका ढाए, इस कहावत का क्या अर्थ होता है। तो इस कहावत का अर्थ होता है कि आपसी फूट से सर्वनाश होता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इस प्रश्न में अभिराम और अविराम का अर्थ गलत दे रखा है। दोस्तों, अविराम का अर्थ तो लगातार होता है, परंतु अभिराम का अर्थ स्थिर नहीं होता है, क्योंकि अविराम का अर्थ होता है सुंदर और इसका प्रयोग श्री राम के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण जो है वो है, शाम हुई और गाय घर लौट आई। तो इसमें जो और शब्द है ये वाक्य को संयुक्त बना रहा है। अगला प्रश्न है, बा तजुर्बा में उपसर्ग है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि तजुर्बा के आगे ब जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जो उपसर्ग है वो जुड़ा हुआ है बा। तो कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो सही उत्तर है यही, इसमें मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जो शुद्ध वाक्य था वो था, भारत में अनेक जनजातियां हैं। प्रश्न नंबर 13, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। तो ये है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 14, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ है। तो लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य और लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, यानी कि गिनती। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो जो दंपति शब्द है वो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। तो आडंबर का पर्यायवाची नहीं है दर्प। दर्प का अर्थ होता है घमंड। अनुच्छेद पढ़कर उत्तर दीजिए। दोस्तों, अनुच्छेद जो है बहुत बड़ा होता है तो इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है, लेकिन मैं अनुच्छेद में जो प्रश्न आए थे वो आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। उसमें पूछा था, बड़े बांधों का निर्माण करना जटिल क्यों होता है। क्योंकि उसमें अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है, इसलिए बड़े बांधों का निर्माण करना जटिल होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम बताइए। तो इसका समास विग्रह तो होगा जल का संरक्षण और इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। बांध का निर्माण किसके साथ किया जा सकता है। तो कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी तथा मिट्टी, इन सभी के साथ किया जा सकता है। जल संचयन वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है, वो होता है जल का संचयन। प्रश्न नंबर 22 है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं ग और घ। प्रश्न नंबर 21, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। तो इसका उत्तर है औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले पत्र की श्रेणी क्या है? तो इसकी श्रेणी है कार्यालय पत्र। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की जो संधि हो जाती है वो हो जाती है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इनमें से सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इनमें सबसे प्राचीनतम भाषा है हमारी संस्कृत भाषा। कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास जी की भाषा है पंचमेल खिचड़ी। कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो रसखान जी की जो रचनावली है वो ब्रज भाषा में है। निम्न में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा नहीं है। मैथिली शरण जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो खड़ी भाषा का प्रयोग किया है। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो उसमें है प्रेमचंद जी की, जिन्हें 8 भागों में बांटा गया है। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? पिताजी कार से गए हैं। तो इसमें अपादान कारक का नहीं, करण कारक का प्रयोग किया गया है। अपादान कारक का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी वस्तु को किसी से अलग किया जा रहा हो, यानी कि अलग होने का भाव होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? से होता है अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह। समझौता शब्द में प्रत्यय है, समझौता शब्द में जो प्रत्यय है वो है औता। व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। प्रश्न नंबर 36, समास का प्रकार सही नहीं है। तो पर्णकुटी शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि द्वंद्व समास ज्यादातर वहां होता है जहां पर योजक चिन्ह लगा होता है इस तरीके से। तो पर्णकुटी में द्वंद्व समास नहीं है। अगला प्रश्न है, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य में क्रिया किस काल की है? तो ये है अपूर्ण वर्तमान काल की, क्योंकि यहाँ पर कार्य अभी जारी है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो मध्वरी, मधु, धन, अरि, यहाँ पर यण संधि है, ये संधि विच्छेद सही है। यण संधि में यहाँ पर उ और अ की मात्रा मिलकर वा बना रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्थालंकार का प्रकार है? तो अर्थालंकार का प्रकार है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, निम्न में से मौन और संपन्न के विलोम बताइए। तो मौन का विलोम होता है मुखर और संपन्न का विलोम होता है विपन्न। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्न पंक्ति में रस कौन सा है? तो एक पंक्ति दे रखी थी, उसमें रस पूछा गया था, तो उसका सही आंसर है शांत रस। निम्न में से श्रृंगार रस का उदाहरण है? तो श्रृंगार रस का सही उदाहरण है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कर रही है, जो हुए यह दूं हृदय कर दान। इसको यहाँ पर सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। निम्न में शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी है आशीर्वाद। अगला प्रश्न, निम्न में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो जलधि और अम्बुद, ये सही पर्यायवाची का मेल नहीं है। तो जलधि का जो सही पर्यायवाची है वो है सागर और अम्बुद का सही पर्यायवाची है बादल, इसलिए ये युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो कृपा तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, शलाका का तद्भव रूप है? शलाका का तद्भव रूप होता है सलाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से तत्सम और तद्भव का युग्म सही नहीं है। तो पौत्र और पुत्र, ये सही युग्म नहीं बना रहे हैं। तरनि तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाये में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? जो बिना वेतन काम करता है उसे कहते हैं अवैतनिक।
हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए वाक्यांश है, यानी कि जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का सेशन। आपको अगर मेरी क्लास पसंद आई हो और आपको अगर ये यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।